वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, उसका कुछ पार्ट बच गया था जो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखना है कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, उन सभी का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट के अंदर उसके बारे में ही हम लोग बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक डीएनए का यहाँ पर डबल हेलिकल मॉडल हम लोगों ने लिया है, ठीक है। और डबल हेलिकल मॉडल के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बीच में जो स्टेप्स दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, बॉन्डिंग है। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होंगे और क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि जो ये स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ग्रूव है, डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी डिप्रेशन दिख रहा है। बट यहाँ पर जो डिप्रेशन दिख रहा है, इसको यहाँ पर क्या बोल देंगे, माइनर ग्रूव बोल देंगे, माइनर ग्रूव बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा डिप्रेशन है, ठीक है, अंदर की तरफ, तो इसको क्या बोल देंगे, मेजर ग्रूव बोल देंगे, मेजर ग्रूव बोल देंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक डीएनए, अगर इसको सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा एक डीएनए है और इस डीएनए के अंदर जहाँ पे एक माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव, ठीक है, दोनों प्रेजेंट हो, तो एक कंप्लीट यहाँ पर क्या होता है, ट्विस्ट होता है, ठीक है, कंप्लीट ट्विस्टिंग होता है। कंप्लीट ट्विस्टिंग के बारे में जब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो माइनर ग्रुप है एंड मेजर ग्रुप है, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक कंप्लीट टर्न फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ तक अगर इसको ऐसे सपोज यहाँ तक ऐसे मान लें, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों मिलकर क्या कर रहा है, एक कंप्लीट टर्न बना रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट टर्न बनाएगा। तो कंप्लीट टर्न के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कंप्लीट टर्न है उसके अंदर कितने स्टेप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो कंप्लीट टर्न का अगर यहाँ पर लेंथ बताया जाए कि एक कंप्लीट टर्न का लेंथ हो जाएगा कितना, 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब इस
34 एंगस्ट्रम के अंदर कितने स्टेप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 10 स्टेप्स प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। इन 1 कंप्लीट टर्न, ठीक है, 10 स्टेप्स प्रेजेंट, ठीक है। कितना स्टेप्स प्रेजेंट है, 10 स्टेप्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर इस 10 स्टेप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता करना हो, ठीक है, ये पता करना हो, तो टोटल का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम, कितना स्टेप्स प्रेजेंट है 10 स्टेप्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ 1 स्टेप 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। एक्चुअल में ये जो मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, बेस पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस पेयर में यहाँ पर कितना डिस्टेंस आ रहा है, 3.4 एंगस्ट्रम आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक बेस पेयर ये हो जाएगा, दूसरा बेस पेयर ये हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर का ये लाइनिंग आपको दिख रहा है, क्या ये इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो नहीं। इसके लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना करके एक डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम के अंदर मैंने बताया है कि फॉस्फेट कैसे अरेंज रहता है, शुगर कैसे अरेंज रहता है, नाइट्रोजन बेस कैसे अरेंज रहता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। इससे फिर ये कंटिन्यूअस या चेन का लेंथ इसी तरह से नीचे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये है क्या, तो सॉरी ये भी आपका इसी तरह से रहेगा, अपोजिट ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अपोजिट होता है एक साइड में। तो ये आपका क्या है यहाँ पर, तो ये शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ये N2 बेस नाइट्रोजन बेस, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये फॉस्फेट है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसी को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात कर लें कि ये जो फॉस्फेट है, ठीक है, क्या है, फॉस्फेट है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। 20 एंगस्ट्रम बिटवीन टू फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो 2.3 to 3 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2.3 to 3 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद फॉस्फेट का क्लियर हो गया। नेक्स्ट शुगर एंड शुगर के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक, कि ये जो आपका शुगर है और ये शुगर है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल और ये शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.1 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो शुगर एंड शुगर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 11.1 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब एक और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है किसका, डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए इज 10 to the power 6 to 10 to the power 9 डाल्टन, ठीक है। कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डीएनए का, 10 to the power 6 to 10 to the power 9 डाल्टन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में, ठीक है, कि डीएनए का टाइप्स कैसा होता है, ठीक है, कितने तरह के डीएनए होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के डीएनए होते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में, ठीक है, कि डीएनए का टाइप्स, कितने टाइप्स का डीएनए होता है, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और इसको आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में जब बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ डीएनए बेसिकली 2 तरह का डीएनए होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, डीएनए ट्विस्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो लेते हैं वो लेते हैं आपका क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज, ठीक है, डीएनए, ठीक है, क्लॉकवाइज डीएनए। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन जिसका होगा उसको हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइप के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज जो डीएनए होता है उसके अंदर ये जो आपका बी डीएनए है, ठीक है, ये बी डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो जिस डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वो आपका कौन सा है? बी डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर हम लोगों को देखना है और क्लॉकवाइज डीएनए कितने टाइप्स का होता है? तो क्लॉकवाइज जो डीएनए होता है वो आपका ए डीएनए हो गया, बी डीएनए हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप्स का डीएनए दिखाया जा रहा है। अब ये जो ए डीएनए है इसका हेलिक्स लेंथ कितना हो जाएगा? 28 एंगस्ट्रम, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर 11 पेयर्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर 2.56 एंगस्ट्रम, डायमीटर 23 एंगस्ट्रम, ठीक है। बी डीएनए के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 34 एंगस्ट्रम हो गया, 10 पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर 3.4 एंगस्ट्रम, डायमीटर 20 एंगस्ट्रम। सी डीएनए के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 31 एंगस्ट्रम, नंबर ऑफ बेस पेयर 9.33 पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कैसे? तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि अगर 34 एक कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस है, लेंथ है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर उसमें कितने हैं? 10 स्टेप्स थे, ठीक है। तो 10 स्टेप्स में इसको हम लोगों ने क्या किया था? डिवाइड किया था। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर निकल गया था कितना? 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। और डायमीटर ये अलग से यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और डायमीटर भी इजीली आप इसको पता कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि 2 फॉस्फेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 एंगस्ट्रम है, मीन्स वो उसका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सी डीएनए है जो आपका 31 एंगस्ट्रम है, नंबर ऑफ बेस पेयर 9.33 पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर 3.32 एंगस्ट्रम, डायमीटर इसका कितना हो जाएगा? 19 एंगस्ट्रम, ठीक है। डी डीएनए 24.24 एंगस्ट्रम, नंबर ऑफ बेस पेयर 8 पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर 3.03 एंगस्ट्रम, डायमीटर 19 एंगस्ट्रम, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डीएनए के बारे में। सेकेंड टाइप जो है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डीएनए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डीएनए। डीएनए, और इसको लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं? राइट हैंडेड, राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज जो डीएनए है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो शो कर रहा है उसमें नाम आता है किसका? जेड डीएनए का, ठीक है। कौन सा डीएनए हो गया? जेड डीएनए, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गया। हेलिक्स लेंथ के बारे में जब इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि हेलिक्स लेंथ इसका कितना होता है, तो 45.6 एंगस्ट्रम, ठीक है, हेलिक्स लेंथ जेड डीएनए का, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें आ जाएगा कितना? 12। अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर्स 3.75 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है क्या? डायमीटर। तो डायमीटर में यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर लेंगे 18.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? जेड डीएनए के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप्स का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर